गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 173 है यूपीपीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्नों पर। देखिए एग्ज़ाम तक जितने भी टेस्ट होंगे एग्ज़ाम से पहले तक मतलब 4 से 5 दिन तक, 12 जून को एग्ज़ाम है ना, कम से कम 3 बार इन टेस्ट का रिवीजन हो जाना चाहिए जितने भी होंगे। ठीक है, 300 350 400 जितने भी पहुँचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना की सोचना कि आंसर क्या होगा। और प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 173 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है, जिसमें आपको मिलेंगे 20+ फुल टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम पर। तो पहला प्रश्न है, राइजो फिल्ट्रेशन जल के जैव उपचार की एक तकनीकी है और इसका जो प्रयोग है प्राकृतिक नम भूमियों एवं ज्वालामुखों में प्रदूषकों की मात्रा को कम करने हेतु किया जाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो देखिए इस तकनीकी में पौधों की जड़ों द्वारा जड़ क्षेत्र के चारों तरफ के घोल में मिले हुए प्रदूषण को ग्रहण कर भूमिगत जल को जो है शुद्ध किया जाता है। ठीक है, और मृदा को स्वच्छ नहीं किया जा सकता, इसमें याद रखिएगा, मृदा को स्वच्छ नहीं करता है ये। नंबर 2 पर आ जाइए। ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो फर्न का पौधा होता है ना, वो आर्सेनिक को अवशोषित करता है और जो ब्राह्मी का पौधा होता है वो सीसा, मरकरी, कैडमियम, क्रोमियम को आर्द्रभूमि एवं दलदल से दूर करता है। ठीक है, ये सब प्रदूषण है, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, अगर ये पौधा ऐसा कर रहे हैं तो। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कारण बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? कौन कौन से कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न कर सकते हैं इसमें? देखिए पेट्रोल में होता है बेंजीन, ठीक है, तो पक्का निकलेगा। स्वचालित वाहनों द्वारा निष्कासित पदार्थ से, तंबाकू के धुएं में, लकड़ी के जलने, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर और पॉली यूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। किस किस से? पहला हो गया तंबाकू के धुएं में बेंजीन है, लकड़ी के जलने से बेंजीन निकलेगा, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करोगे तो, और पॉली यूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। सभी तो हो गए। यह प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा तक में पूछा जा चुका है। इसका आंसर क्या लगाएंगे फिर हम? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करेंगे सारे के सारे। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका अणुसूत्र होता है C6H6, बचपन में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में। और बेंजीन का जो अणु है 6 कार्बन परमाणुओं से बना होता है जो कि एक छल्ले की तरह जुड़े होते हैं तथा प्रत्येक कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है। बेंजीन जो है पेट्रोलियम यानी क्रूड ऑयल में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो स्वचालित वाहनों से तो पक्का निकलेगा। कोयले के शुष्क आसवन से अलग तरह तथा अलग तरह के प्रभाजी आसवन से बेंजीन जो है बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। प्रतिदीपन गैस से प्राप्त तेल से फैराडे ने 1825 ईस्वी में सबसे पहले इसे प्राप्त किया था। ठीक है, और मीटरशले ने 1834 में बेंजोइक अम्ल से जो है इसे प्राप्त किया और इसका नाम रख दिया बेंजीन। बेंजीन के बारे में थोड़ा और जानें तो रंगहीन है, मीठे गंध वाला, अत्यंत ज्वलनशील द्रव है ये। इसका उपयोग एथिल बेंजीन और क्यूमिन आदि भारी मात्रा में उत्पादित रसायनों के निर्माण में होता है। बेंजीन का ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, इसलिए पेट्रोल में कुछ प्रतिशत तक मिलाया जाता है ये। ठीक है, और ये कैंसरजन्य है जिसके कारण इसका गैर औद्योगिक उपयोग कम ही होता है। ठीक है, सिगरेट में है ये, मत पीना सिगरेट। नंबर 4 पर आ जाइए। जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? किसके लिए है ये? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण के मापन के लिए। सी है इसका आंसर। तो देखिए ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के कारण आवश्यक होती है उसको बोलते हैं जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी। और जल प्रदूषण की मात्रा को जैव ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के माध्यम से मापा जाता है, इसके माध्यम से। नंबर 5 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है ये, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है उसे डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। जहाँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उच्च होगा वहाँ डिसॉल्व ऑक्सीजन निम्न होती है। ऐसा होता है क्या? ऐसे ही होता है। ठीक है, सी है इसका आंसर। ग्रीन ऑस्कर के रूप में किसको जाना जाता है?
ग्रीन ऑस्कर के रूप में गांधी शांति पुरस्कार नहीं है, रैमन मैग्सेसे नहीं है, या तो विट्टले अवार्ड है या फिर है टाइलर पुरस्कार। ग्रीन ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है विट्टले अवार्ड को, सीधे सीधे याद रखिएगा। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा को। तो चिपको आंदोलन के कारण विश्व भर में सुंदरलाल बहुगुणा जी को वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है और इन्हें भारत सरकार ने 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किया था और सन 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, ऑप्शन नंबर डी। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू विकल्पों में क्या होगा? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ये वो नंबर है जिस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। रुद्रसागर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रुद्रसागर झील स्थित है त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर ए। तो रुद्रसागर झील त्रिपुरा में स्थित है और यह एक आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है। नंबर 10 पर आ जाइए। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? निकेत बोलेंगे? मनुष्य के जीवन की बात हो रही है, इसको बोलेंगे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मतलब पारिस्थितिकीय पदचाप। तो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये कुछ शब्दावलियां हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी की, पूछ ली जाती हैं दो दो लाइन लिखकर। भारत में सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी संपन्न क्षेत्र इनमें से बताइए कौन सा है? वेस्टर्न घाट ही है, और कौन सा है? ठीक है, पश्चिमी घाट। यह है अपना प्यारा भारत, यहाँ से फैला वेस्टर्न घाट, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र में है, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। और यूपीएससी तक प्रश्न कर चुकी है कि पश्चिमी घाट, स्टेटमेंट बना के पूछा था उन्हें कि पश्चिमी घाट भारत के 5 राज्यों में फैला, जो कि गलत था, स्टेटमेंट 4 था शायद। ठीक है, गुजरात से लेकर गिन लो तमिलनाडु तक। तो देखिए, भारत का सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है वेस्टर्न घाट, और भारत के पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर स्थित श्रृंखला को बोलते हैं पश्चिमी घाट, या सह्याद्री भी यही है। देखिए, दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह जो पर्वत श्रृंखला है वो उत्तर से दक्षिण तक जाती है, 16 किलोमीटर लंबी है और विश्व में जैविक विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान भी है। गुजरात से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है ये, और वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। तो गुजरात 1 हो गया, महाराष्ट्र 2 हो गया, गोवा 3, कर्नाटक 4, तमिलनाडु 5। ठीक है, 4 ऑप्शन तक है, 4 तक फैला, तो 4 नहीं 5 है। 12वां प्रश्न है, कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल विरंजन बोलते हैं हिंदी में इसको, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है? बताइए। छः हो गए ना, एक मिनट रुक जाइए जरा। केरल तो छूट ही गया यहाँ पे, ठीक है, केरल छूट गया, 6 हो गए 6। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा 4, महाराष्ट्र 5 और गुजरात हो गए 6। अब आ जाइए 12वें प्रश्न पर। तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक इनमें से क्या है? क्या होगा? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, सागरों की लवणता में वृद्धि, ऐसा तो सभी हैं, सागरीय प्रदूषण, रोगों एवं महामारियों का फैलना, लेकिन सबसे प्रभावी बताना है, सबसे अधिक प्रभावी बताना है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ठीक है, सी। तो प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि और वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होती है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन यानी विनाश और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। ठीक है, तो सबसे क्या होगा? टेम्परेचर ही होगा जो बढ़ रहा है। रेड डेटा बुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया जाता है IUCN के द्वारा। तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ये याद रखिएगा, छोटे एग्जाम में पूछ लेता है।
नंबर 14 पर आ जाइए। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। कितने साल तक कोई प्रजाति नहीं दिखेगी तो उसको विलुप्त, एक्सटिंक्ट की बात कर रहा है ये। कितने, 25 साल, 50 साल या 15 साल? 15 तो कम है, 50 साल कम से कम। तो प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है यानी एक्सटिंक्ट माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देती 50 वर्ष से। अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये तो कई बार बताया, 22 मई को बनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस। तो जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना को सबसे पहले किसने दिया था? जोसेफ फोरियर। और कब दिया था? 1884 में, 1824। नंबर 17 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। धान के खेत हो गए, कोयले की खाद्यान्नें हो गई, घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के स्रोत हैं यानी CH4 के। मीथेन जो है पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस है क्या? बिल्कुल है, ठीक है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ओजोन तो प्राकृतिक रूप में बनती रहती है, ठीक है, ये तो है। मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होना चाहिए था इसकी जगह। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प है यानी वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नंबर 19 पर आ जाइए। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? ये संपूर्ण सौर विकिरण को अवशोषित कर लेती है, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है, सौर विकिरण के परावैंगनी अंश को अवशोषित करती है, या वायु में उपस्थित जल वाष्प को अवशोषित कर उसकी ऊष्मा को संचित करती है। सब एक जैसे लग रहे हैं देखने में। सबसे अच्छा उत्तर क्या है इसका? डी वाला, सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है ये, ठीक है, CO2। तो पृथ्वी पर ऊर्जा जो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में पहुंचती है, आपको पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। और पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, सबसे कम? देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन या वर्षा वन, उसमें तो सर्वाधिक होता है। सबसे कम होगा कहाँ? गहरे सागर में होगा, उसके विपरीत देखा जाए तो, ठीक है। गहरे सागर में होगा क्या? सनलाइट ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो जलीय एक तो गहरे सागर में और क्या होगा? देखिए, यहाँ पे तो वही जीव पाए जाएंगे ना, जलीय जीव पाए जाएंगे, और प्राकृतिक वनस्पति भी वही पाई जाएगी, लिमिटेड, जो पानी के अकॉर्डिंग जो है फलती फूलती होगी। लेकिन इसके विपरीत यदि स्थल में देखें तो स्थल में तो फिर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जीव जंतु या वनस्पति या फिर जो है वहाँ पर प्रजाति पाई जाएंगी तो उत्पादन भी अधिक करेंगी वो। तो जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रथम स्थान पर आते हैं, और डीप ओशन यानी गहरे सागर वार्षिक स्तर पर नगण्य जैव द्रव्यमान का उत्पादन करते हैं। क्यों करते हैं पता चल गया आपको। तो 20 प्रश्न थे ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। जो पेड सीरीज़ है हमारी UPPCS की, उसमें हमने 15 टेस्ट आज देखा जाए तो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। एक टेस्ट में 150 प्रश्न हैं, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो परचेज करके। बाकी इनको फॉलो करते रहिएगा,
हर दिन जितने भी 2 या 3 टेस्ट मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर किया कीजिए और एग्ज़ाम से पहले 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। धन्यवाद।